हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? ठीक। मैं तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर धर्मवीर और तुम देख रहे हो अपना ब्यूटीफुल सा चैनल ब्रिलियंट एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर। धर्मवीर ही कह दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें कराया था रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर बताया था। वेपर प्रेशर के बाद मैंने तुम्हें बताया था रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आज जो चलने वाला है वो है रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके लिए टॉपिक आया तुम्हारे पास में सबसे पहले कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। टॉपिक को समझो जरा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड में इस बार जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, उसकी वेपर प्रेशर की बात करेंगे। दूसरा आप बोल सकते हो वेपर प्रेशर, अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल की बात मैं पिछली यूनिट में कर चुका हूं, तो मैं चाहूंगा कि तुम अगर ये लेक्चर देख रहे हो, ये टॉपिक देख रहे हो, तो तुम्हें पहले फर्स्ट वीडियो देखनी होगी, मतलब लेक्चर नंबर 5 तुम्हें देखना होगा, तो तुम मेरे साथ अच्छे से रिलेट हो सकते हो। तो मैं यही चाहूंगा कि सारे के सारे पहले वीडियो नंबर 5 देखें, लेक्चर नंबर 5 देखें, तो अच्छे से रिलेट हो पाओगे और ये सारी चीजें तुम्हारी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगी। तो टॉपिक हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं ज्यादातर जो आसानी से वेपर में चेंज नहीं होते। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो था रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वो वोलेटाइल के लिए था जो वेपर में अच्छे तरीके से चेंज हो जाते हैं। आप इस टॉपिक को यहां पर ऐसे भी बोल सकते हो, रॉल्ड्स लॉ जो आगे आएगा, चलो अभी नहीं बता रहा, रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो फॉर्मूला निकलेगा उसके लिए सारी चीजें हमें यहां पर अप्लाई करनी है। तो देखो जरा, यानी सबसे पहले मैं आया सॉल्यूशन पर, ये सॉल्यूशन हुआ। अब सॉल्यूशन जो होता है वो बनता है एक तो सॉल्यूट से मिलकर के और एक बनता है सॉल्वेंट से मिलके, एक सॉल्यूट से और एक सॉल्वेंट से। इस बार सॉल्यूट जो है वो है बेटा तुम्हारा नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट है वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो आसानी से वेपर में चेंज हो जाते हैं, तो यानी सॉलिड। ये वेपर में चेंज आसानी से वेपर में चेंज नहीं होंगे, नॉन वोलेटाइल, ये वेपर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सॉलिड है। अब इस सॉलिड में जो एग्जाम्पल लिया जा सकता है वो ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज C6H12O6, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। काउंट कर ही लोगे आप, फाइंड कर लोगे, या तो याद रख लेना या निकाल लेना, इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। यूरिया NH2CONH2, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। सुक्रोज C12H22O11, नॉन वोलेटाइल भी हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो अपने आयनों में डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे जब मैं आपको वेंटो फैक्टर कराऊंगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद आएगा वेंटो फैक्टर। तो जब वेंटो फैक्टर की बात करेंगे तो वहां पर जो हमारे सॉल्यूट होंगे NaCl भी हो सकता है, MgCl2 भी हो सकता है, या और कोई इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है जो आसानी से वेपर में चेंज जो आयनों में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, जो आयनों में डिकम्पोज हो जाएगा। अब ये जो तुम देख रहे हो सॉल्यूट, ये सारे के सारे सॉलिड हैं। मोलर मास इसका आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। तो ये सारे के सारे सॉलिड हैं और आसानी से वेपर में चेंज नहीं होते हैं, इसलिए नॉन वोलेटाइल। दूसरी बात, ये आयनों में भी डिकम्पोज नहीं होंगे, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की ही हम इसमें बात करेंगे। अब वोलेटाइल की बात कर रहा हूं, यानी ये लिक्विड होंगे, सभी नहीं होते हैं,
H2O हो सकता है, यहां मीथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है C6H6, टोलुइन हो सकता है TOLUENE C6H5CH3 यानी बेंजीन, और इस पर आप CH3 लगा दोगे, ये टोलुइन हो गया। ठीक है, तो ये हो सकते हैं तुम्हारे पास में वोलेटाइल लिक्विड। तो सॉल्यूशन बना सॉल्यूट से, सॉल्वेंट से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वेपर में चेंज नहीं होगा, सॉलिड है, वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, तो आपने ले लिए। और ये वोलेटाइल होंगे जो वेपर में चेंज हो सकते हैं, ये तुम्हारे सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन बनने के लिए दो चीजें होंगी, नंबर एक सॉल्यूट, नंबर दूसरा सॉल्वेंट, और ये हो सकती है, और भी हो सकती है जो एक क्वेश्चन में तुम्हें दे सकता है। तो मैंने नॉर्मल सी ये बातें बताई हैं। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? करो नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले गए। अब देखो मेरे पास में कंटेनर है, ये रहा। अब इसमें तुमने कोई लिक्विड भर लिया, मैं पहले ही बता चुका हूं, सॉल्यूट फर्स्ट वीडियो में बताया था, सॉल्यूट को बी से इंडिकेट करना है और सॉल्वेंट को ए से इंडिकेट करना है। तो इसमें तुमने कोई ए लिक्विड फिल कर लिया, अब तुम इसको हीट करोगे, वेपर बनी। तो वेपर किसकी हुई? ए की। तो मैं इसे क्या बोलूं? पी ए बोलूं या पी नॉट ए बोलूं? मैं इसे पी ए बोलूं या पी नॉट ए बोलूं? तो मैं इसको पी नॉट ए बोलूंगा, क्योंकि पी नॉट ए का मतलब हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो टॉपिक चल रहा है तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो लिक्विड में, यानी मान लो तुम कोई लिक्विड बॉईल कर रहे हो, ठीक है, जब तुम उस लिक्विड को बॉईल करते हो और उसमें तुम कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हो, शुगर ऐड कर देते हो, ग्लूकोज ऐड, शुगर ले लो, चीनी डिसॉल्व कर दी तुमने, ठीक है, जब वो बॉईल हो रहा है या बॉईल नहीं भी हो रहा, तो क्या उसकी वेपर प्रेशर में कुछ कमी आएगी या कोई कमी नहीं आएगी, या वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी? वेपर प्रेशर मींस भाप। तो वेपर प्रेशर घट जाएगी या उतनी ही रहेगी या बढ़ जाएगी, उस बात की यहां पर तहकीकात चल रही है जी। वेपर प्रेशर बढ़ेगी या घटेगी या उतनी ही रहेगी। तो जब ये ए लिक्विड है, इसको तुम हीट कर रहे हो, तो जो वेपर प्रेशर बनेगी वो ए की बनेगी। ए मतलब इसमें कुछ मिक्स नहीं है, सिंगल है ये, तो मैं इसको बोलूंगा पी नॉट ए, यानी प्योर वेपर प्रेशर। अब क्या होगा? अब तुमने इसमें सॉल्यूट को ऐड किया, सॉल्यूट को ऐड किया। सॉल्यूट कैसा है? सॉलिड है। जब सॉल्यूट सॉलिड है तो सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होगा, तो ये रहा। तो ये जो है इसमें ए है, सारे के सारे ए ए ए ए, हर जगह ए है, सरफेस पर भी ए है, ये सरफेस पर ही बनाए मैंने। अब ये कंटेनर, इसमें लिक्विड, पहले केवल ए था, ए में आ गया बी, और बी है सॉलिड। बी क्या है? सॉलिड। और सॉलिड आसानी से वेपर में चेंज नहीं होता है, सॉलिड आसानी से वेपर में चेंज नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि जो यहां ए थे, ए और ए, ये ए जो मैंने अभी आपको दिखाया सर्कल में, ये ए है, तो इनके बीच बीच में कहीं कहीं पर बी आ जाएगा, सरफेस पर, बीच में भी रहेगा, सरफेस पर भी आ गया बी। अब बी के नीचे ए दब गया, तो जो वेपर प्रेशर बनना था ए का, बी तो वेपर प्रेशर में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल है। तो जब तुमने ए में, पहले वेपर किसकी बन रही थी? ए की, तो ये ए है, सारे पर ए था। अब तुमने इसमें बी मिला दिया, नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है, तो
ए को दबा दिया बी ने, बी आ गया सरफेस पर, ये बी आ गया यहां, बी आ गया, बी के नीचे दब गया ए। अब जो वेपर बनेगी, जब तुम इसको हीट करोगे वेपर बनेगी, तो ए निकलने की कोशिश कर रहा है, तो जो ए है वो तो निकल जाएगा। लेकिन जो ए बी के नीचे दब गया, जो ए बी के नीचे दब गया, वो जोर लगा रहा है, बहुत बहुत कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की, लेकिन नहीं उठ पा रहा, क्योंकि किसने दबा लिया, बी ने। तो इसलिए वेपर प्रेशर कम हुई या ज्यादा हुई, तो वेपर प्रेशर कैसी होगी, कम। तो यहां जो वेपर प्रेशर बन रही है अब किसकी होगी, वो ए की, क्योंकि अब ये प्योर नहीं है, अब ये प्योर नहीं है, सिंगल लिक्विड नहीं है, क्योंकि इसमें तुमने बी को ऐड कर दिया है। तो पी ए की वेपर प्रेशर ज्यादा है या पी नॉट ए की वेपर प्रेशर ज्यादा है, बताओ। तो पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए, याद रखना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी पी नॉट ए की जो वेपर प्रेशर है वो पी ए से ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसकी वेपर प्रेशर कम है। तो सिंपल सी बात तुम्हारी समझ में ये आई कि अगर किसी सॉल्वेंट में, अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसकी वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। यानी सॉल्वेंट की, ये सॉल्वेंट था ये, तो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर जब तुमने सॉल्यूट को ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड सॉल्यूट है, उसके मिलने से वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। ठीक है, ये बात आई यहां तक समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग का मतलब हो गया कमी, लोअरिंग का मतलब कमी, यानी वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। और ये कमी कब आएगी, कमी कब आएगी, जब तुम इसमें सॉल्यूट को ऐड करोगे। ठीक है, तो अब देखो जरा, यानी तुम्हारे पास में ये लिक्विड ए है, ए, अब इसमें ए है, ए और ए। अब तुमने इसमें बी को ऐड किया था, किसको, बी को। जब तुमने बी को ऐड कर दिया तो अब बी के नीचे आ गए कुछ पार्टिकल, बी के नीचे ए, यहां भी ले लिया चलो मैंने बी, और बी के नीचे क्या आ गया, ए। यानी जो बी तुम्हारे पास में सॉल्यूट था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसके नीचे दब गए ए। तो अब वेपर प्रेशर किसकी बन रही है, ए की। तो रूल क्या कहता है, रॉल्ड्स लॉ, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रॉल्ड्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये बताया था मैंने आपको, डेफिनेशन भी लिखाई थी, तो पिछले लेक्चर को देखना पड़ेगा। मैंने बोला था कि अच्छे तरीके से रिलेट तभी हो पाओगे जब आप पिछली वीडियो देख लो। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, तो ये था रूल, देखो जरा यहां, पी ए, ये मैं रॉल्ड्स लॉ बता रहा हूं, रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन के आ जाएगा। अब पी ए, इसको हटाया तो के आया था यहां पर, और ये आ गया था काई ए। फिर सॉल्व किया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन, यानी इस मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। एक बात तुम्हें पता है कि काई ए प्लस काई बी इक्वल 1 होता है। अब इसमें केवल और केवल ए है, ए, तो इसका मतलब ए का सम ही कितना होगा, 1, मतलब ए ही कितना होगा, 1 होगा। तो ये 1 हो गया, तो पी ए कितना हो गया, के बराबर हो गया, क्योंकि काई ए कितना बताया था मैंने आपको, 1 बताया था। अब के किसके बराबर है, पी ए के। अगर ये पी ए, याद रखना ए है केवल ए, अगर ए है तो पी ए किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट ए के बराबर आ गया था, क्योंकि तुम्हारे पास में केवल एक लिक्विड है और उसकी जो वेपर बन रही है तो वो सिंगल की ही तो बनेगी, इकलौते की ही तो बनेगी वो, तो ए है बस, और कोई है ही नहीं। ठीक है, मैं रॉल्ड्स लॉ बता रहा हूं, ये वाला नहीं, ध्यान रखना। रॉल्ड्स लॉ जो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं तुम्हें, ये प्रीवियस क्लास है, प्रीवियस यूनिट, ठीक है ना, प्रीवियस टॉपिक। ठीक है, रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहा हूं मैं। तो P किसके बराबर था, P नॉट के बराबर था। तो तुम्हारे पास में फॉर्मूला क्या बना, यानी यहां कांस्टेंट आया, पी ए इक्वल कांस्टेंट और काई ए।
और कांस्टेंट किसके बराबर है तुम्हारा, पी ए के बराबर, और पी ए किसके बराबर, पी नॉट ए के बराबर। तो यहां क्या लिख दिया मैंने, पी नॉट ए। ठीक, अब काई ए प्लस काई बी इक्वल 1 है, तो काई ए इक्वल कितना हो जाएगा, 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई बी। तो पी ए इक्वल पी नॉट ए 1 माइनस काई बी। तो पी ए इक्वल पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी। यहां से जो चलने वाला है वो ये फॉर्मूला चलने वाला है, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकलेगा इसी से। डेफिनेशन अगर आए रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट या रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वही लिखनी है, यानी जो मैं आपको यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 5 में करा चुका हूं। ठीक है, अब क्या करोगे आप, पी नॉट ए इक्वल पी नॉट ए माइनस काई बी इक्वल पी नॉट, ठीक है, ये तो पी नॉट ए हुआ, ये पी नॉट ए काई बी हुआ, ये पी ए चल रहा है, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, अब ये माइनस नहीं है, पी नॉट ए काई ए, देखो यहां पी नॉट ए काई ए, माइनस नहीं था, डॉट। अब मुझे काई बी निकालना है, तो काई बी इक्वल कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ध्यान से समझना जरा, ठीक है। अब ये रिलेटिव लोअरिंग आ चुकी है, तो रिलेटिव लोअरिंग कैसे आ चुकी है समझो जरा। पी नॉट ए, मेरे पास में ये कंटेनर था, इसमें केवल ए है, ए, तो वेपर प्रेशर जो बन रही है वो ए की बन रही है, यानी पी नॉट ए, ये रहा पी नॉट ए। अब तुमने इसमें डाला सॉल्यूट, क्या डाला, सॉल्यूट, शुगर डाल दिया, तो शुगर के डालने से यानी उस शुगर के पार्टिकल अब आ गए यहां पर बी के नीचे दब गए। अब ए, पहले ए यहीं थे, ए, अब बी के नीचे दब गए ए, तो पहले वेपर प्रेशर थी पी नॉट ए, फिर तुमने सॉल्यूट डाल दिया, तो अब इसकी वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ गई, तो इसकी वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ गई, माइनस का मतलब डिक्रीज, घट गई वेपर प्रेशर। ठीक है, और जो इसकी इनिशियल वेपर प्रेशर थी उससे रिलेट कर दिया, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। ठीक है, कब कमी आ जाती है, जब तुम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर देते हो। ठीक है ना, सॉलिड को ऐड कर दिया इसमें, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी आ गई जब तुमने सॉल्यूट को ऐड किया। अब ये कमी किसके बराबर है, उस मोल फ्रैक्शन के बराबर है। समझो जरा, वाटर है तुम्हारे पास, वाटर की कुछ वेपर प्रेशर है, अब वाटर में तुमने शुगर को ऐड कर दिया, तो वाटर की वेपर प्रेशर में कमी आ गई। अब ये कमी किसके बराबर है, उस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर जो तुमने ऐड किया है। वाटर है, वाटर की कुछ अपनी वेपर प्रेशर है, अब उसमें तुमने शुगर को ऐड कर दिया है, तो उसकी वेपर प्रेशर में कमी आ गई, और यह कमी किसके बराबर है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। और सॉल्यूट कौन है, शुगर, तो किसके बराबर, शुगर के मोल फ्रैक्शन के बराबर। इसी को बोलेंगे हम रॉल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रॉल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये फॉर्मूला निकल के आया, रॉल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस पर बहुत न्यूमेरिकल भी होंगे, और ये एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इस टॉपिक के बाद जो आगे आएगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, और उसके बाद मैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कराऊंगा। तो टोटल मिलाकर के 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से एक ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, किसी सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है जब तुम उसमें सॉल्यूट को ऐड कर देते हो। सॉल्यूट भी कौन सा, यानी सॉल्यूट होना चाहिए तुम्हारा नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रोलाइट भी आएगा, लेकिन वो आगे आएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में, जब मैं वेंटो फैक्टर कराऊंगा। तो यहां तक आई बात समझ में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारे पास में, याद रखना, ठीक है, लिख लो।
अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर, रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं इसको रिलेटिव, क्योंकि वेपर प्रेशर में कमी आ गई, इनिशियल वेपर प्रेशर में कमी आ गई, और इस कमी को इनिशियल वेपर प्रेशर से रिलेट कर दिया गया, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस पर चलेंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, आप दूसरे तरीके से भी ऐसे बोल सकते हैं, जैसे अभी तुम्हारे पास में फॉर्मूला आया था पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काई ए, फिर पी ए इक्वल आ गया था पी नॉट ए काई ए, फिर आ गया पी ए इक्वल पी नॉट ए 1 माइनस काई ए, फिर आ गया पी ए इक्वल पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई ए, पी नॉट ए काई ए है तो ये काई बी हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि काई ए प्लस काई बी इक्वल 1 और काई ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस काई बी, तो ये काई बी हुआ। तो यहां पर तुमने ले लिया अब ये पी नॉट ए काई बी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए, काई बी निकालना है तो काई बी इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए। रिलेटिव लोअरिंग है ये, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो आप, एक तो गर्मी भी ज़्यादा ही हो रही है बच्चों, ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला आया तुम्हारे पास में पी ए, ये दूसरा मेथड बता रहा हूं दूसरे तरीके से, सेकंड मेथड, पी ए इक्वल पी नॉट ए काई ए, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल वेपर प्रेशर, ये भी सॉल्वेंट है, प्योर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब तुम्हारे पास में जो कंटेनर था, ये था कंटेनर, इधर बना देता हूं, तुम्हारे पास ये कंटेनर था, इसमें जो वेपर प्रेशर बन रही थी वो ए की बन रही थी, पी ए, ठीक है, फिर तुमने इसमें मिला दिया सॉल्यूट, बी मिलाया था, वेपर प्रेशर फिर भी ए की बनी, पहले वेपर प्रेशर किसकी बन रही थी, ए की, फिर तुमने सॉल्यूट मिला दिया जो कि नॉन वोलेटाइल था, उसकी वेपर प्रेशर नहीं बनी, फिर भी किसकी बनी, ए की ही बनी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, लिख दूं, इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट विल नॉट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। Thus the vapor pressure of the solution will be the vapor pressure due to solvent in the solution only, that is, बात आई समझ में, यानी सॉल्यूट की वेपर प्रेशर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर में। ठीक है, सॉल्यूट की वेपर प्रेशर का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, लिखते रहना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा साफ साफ सा लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा। यानी सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर, यानी मैं इसको पीएस मान लूं, पीएस इक्वल किसके बराबर आ गया? पीएस इक्वल किसके बराबर? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी पीए के बराबर। पीएस किसके बराबर? पीए के बराबर, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास में, पर सॉल्वेंट तो प्योर है तो पी नॉट ए हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है? यानी पीएस इक्वल, ये रहा पीए इक्वल, ठीक है। इसे नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन तो यहां बना ना, देखो ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर बनी। अब यहां जो वेपर प्रेशर है वो केवल ए की है, तो इसलिए पी ए बराबर हुआ पी एस के, पी नॉट ए के बराबर नहीं, पी ए के बराबर हुआ आफ्टर डिसॉल्विंग द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, ठीक है। तो पी एस, तो पी ए की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया? पी एस। तो पी एस इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास पी नॉट ए का ये। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल काई ए, बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग बाई 1, दोनों साइड को 1 से माइनस कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल 1 माइनस काई ए, यहां पी नॉट ए, तो ये क्या आ गया? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल काई बी। तो फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल काई बी, ये रहा। तो ये फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है। तो जो प्योर वेपर प्रेशर थी, प्योर वेपर प्रेशर में कमी आ गई जब उसमें सॉल्यूट को ऐड किया गया और वो सॉल्यूशन बना, ये रहा। रिलेटिव लोअरिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल इनिशियल से रिलेट कर रहे हैं, तो पी नॉट ए, ठीक है। और ये किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल सा लग रहा होगा, तो इस ऐसा कर लेना या ये कर लेना, मर्जी तुम्हारी। ये आसान है, ऐसे कर लेना। ये थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल सा लग रहा होगा, पर मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान है। तो लिख लो जरा, ठीक है। ऐसे कर लेना, रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल से चलना। ये फॉर्मूला हुआ काई ए प्लस काई बी 1 हुआ, काई ए की जगह पर 1 माइनस काई बी पुट कर दिया आपने और फिर कर दिया, तो ये भी आर एल वी पी है और ये भी आर एल वी पी है। तो आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूट। नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा भाई, वो चाहे तो यूरिया हो या वो शुगर हो या वो ग्लूकोज हो, कुछ भी हो, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर वाटर में तुम सॉल्यूट को ऐड करोगे तो उसकी वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। अगर तुम सॉल्यूट ऐड करोगे ही नहीं, वाटर में सॉल्यूट ऐड करो ही मत, जब सॉल्यूट ही ऐड नहीं कर रहे तो इसका मतलब उसकी वेपर प्रेशर में कोई कमी नहीं आएगी। तो इसका मतलब जब तक डिसॉल्व नहीं करेंगे वेपर नहीं आएगी। तो दीज प्रॉपर्टीज यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैं आगे कराऊंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पर तो डिपेंड करती हैं लेकिन नेचर पर डिपेंड नहीं करती। यानी जब तक वो डिसॉल्व नहीं होंगी, उसके मोल, किसी सॉल्यूट के मोल उस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिसॉल्व हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। बात आई समझ में? तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आगे टॉपिक आएगा। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो फॉर्मूला लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेके। कुछ बच्चे बोल रहे थे जी स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया करो, तो ले लो, ठीक है। अब मिटा रहे हैं, मिटा दे, लिख लिया होगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं इस पर और जरूर आते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं भाई।
The vapor pressure of a 5% of solution, ठीक है, aqueous solution, 5% aqueous solution of a non-volatile organic substance at 373 Kelvin is 745 mm. ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये क्वेश्चन है। द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। तो जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं उस तरीके से बताता हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन बना लो, यानी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, नाम नहीं जानते, सॉल्यूट नाम नहीं जानते हम, प्लस एक्वस यानी वाटर। क्या बन गया सॉल्यूशन? 5% बाई मास 5% बाई मास, तो इसका मतलब सॉल्यूट कितना हो गया 5 ग्राम, H2O कितना हो गया 95 ग्राम। ठीक है, इसको मैंने बोला था सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को किससे इंडिकेट कर रहे हैं? B या 2 से भी लिख सकते हो, B या 2। और सॉल्वेंट H2O हो गया, आप इसको A या 1 से इंडिकेट कर लेना, A या 1 किसी से भी। ठीक है, तो ये हो गया W2 इक्वल सॉल्यूट है, तो W2 मैंने बोला 2 से भी इंडिकेट कर लेना, B या 2, B या 2, A या 1, तो इसका मतलब ये W1 हो गया। मोलर मास M2 नहीं पता मुझे, क्योंकि नाम ही नहीं पता तो मैं क्या लिखूंगा भाई? नाम पता होगा तो फॉर्मूला आ जाता, नहीं पता। M1 H2O है, फाइंड करना आता ही है आपको, अब तो समझ में आने लगा होगा। 18 ग्राम पर मोल। अब क्या कह रहा है तुमसे? सब्सटेंस एट इतना, यानी ये जो वेपर प्रेशर तुम्हें दे रखी है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन PS, कितना दे दिया? 745 mm। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल Chi2। एक बार फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला आया था तुम्हारे पास में P0A माइनस PS P0A इक्वल Chi B, ये था। तो मैं Chi B की जगह पर 2 लिख दूं, क्योंकि सॉल्यूट को 2 लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब P0 यहां लिख दूं, P0 प्योर स्टैंडर्ड है STP पर। ठीक है, तो P0 इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास में 760 mm, STP पर इतना, mm ऑफ Hg, ये वैल्यू पुट करो। P0 कितना? तो पहले हम लिख लेते हैं P0 माइनस PS P0, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? N2 अपॉन N2 प्लस N1। तो मैं लिख देता हूं N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, सो इट कैन बी इग्नोर, क्योंकि N2 वेपर में चेंज नहीं हो रहा था, सॉल्यूट के जो मोल है वो वेपर में चेंज नहीं हो रहे थे, तो ये आपने इग्नोर कर लिया इसकी कंपैरिजन में। तो अब तुम्हारे पास बन गया P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल N2 अपॉन N1, ये फॉर्मूला। अब आगे P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल N2 को मैं लिख सकता हूं W2 अपॉन M2 इंटू N1 को मैं लिख सकता हूं M1 अपॉन W1, वैल्यू पुट करो। तो P0 प्योर वेपर प्रेशर कितना है? 760 mm माइनस PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 745 अपॉन P0 760 इक्वल W2 5 ग्राम
अपॉन M2 नहीं पता है तो M2 को M2 ही रहने देना, इंटू M1 18 अपॉन W1 95, ये रहा। ठीक है, अब तुम्हें M2 फाइंड करना है, इतने ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन का काम किसका? तुम्हारा। तो कैलकुलेट कर दोगे, लगभग 48 47 के आसपास आना चाहिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो भाई। समझ में आ गया? फिर से बता दूं, सॉल्यूट 5 ग्राम, तो ये 95 हो गया। इसका मोलर मास फाइंड करना है। फॉर्मूला ये है तुम्हारे पास में, इसको मैंने ऐसे लिख दिया Chi2 को। अब N2 जो है उसका बहुत योगदान नहीं है, बहुत कम है, तो आपने इग्नोर कर दिया N2 को। ये फॉर्मूला बन गया और फिर यहां पर आपको M2 फाइंड कर लेना है। तो क्लियर आ गया क्वेश्चन समझ में? एक और देखो बेटा, कैलकुलेशन कर ही लेना जरूर, ऐसे ना हो कि ये ऐसे ही रह जाएं। ऐसे होता है ज़्यादातर हमारी क्लासेस में, जो ट्यूशन क्लासेस होती हैं, जैसे हम ऐसे सॉल्यूशन किया और ऐसे लाइन खींच के कैलकुलेशन करके और पूरा यहाँ छोड़ दिया आंसर, तो कुछ बच्चे ऐसे ही लाइन खींच के ले जाते हैं, बिल्कुल डिक्टो लाइन खींच के ले जाते हैं और वो फिर ऐसे ही रह जाता है। तो तुम्हें करना है, 12th क्लास है, बोर्ड है तुम्हारी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं फिर से। एट 298 Kelvin, the vapor pressure of H2O is 23.75 mm। H2O की वेपर प्रेशर बोल रहा है, ध्यान रखना, तो P0 हो गया, प्योर हो गया, जिसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, ठीक है। mm of Hg, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर ओवर 5% एक्वस 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। बस इतना टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये भी टेम्परेचर, यहां सेम टेम्परेचर, खत्म कहानी इसकी। द वेपर प्रेशर ऑफ H2O की वेपर प्रेशर दे रहा है, तो इसका मतलब P0 हो गया। तो P0 कितना? 23.75 mm ऑफ Hg, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मतलब PS फाइंड करना है तुम्हें, ठीक है। अब सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना भाई? एक तो बना सॉल्यूट से, और इस बार सॉल्यूट है यूरिया प्लस वाटर H2O, इससे मिलके क्या बन रहा है? सॉल्यूशन, ठीक है। इससे मिलके क्या बन रहा है? सॉल्यूशन। तो यूरिया क्या है? NH2CONH2 और H2O, तो H2O ही है। तो इसका वेट कितना है? 5 ग्राम। ये कितना? 95 ग्राम। तो सॉल्यूशन तो 100 हो ही जाएगा, क्योंकि परसेंट है। क्लियर है? अब मोलर मास, ये W2 हो गया जी, ये W1 हो गया। अब यहां M2 की बारी आती है, तो मोलर मास मैंने इसका क्लास की शुरुआत में ही लिखवाया है, 60 ग्राम पर मोल, और ये हो जाएगा M1 18 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल Chi2, और Chi2 क्या होता है? Chi2 होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये आ गया तुम्हारे पास में P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, फिर से इसका कोई योगदान नहीं, मतलब वेपर में चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये सॉलिड है। तो N2 वेरी वेरी लेस देन N1, सो इट कैन बी इग्नोर कर दिया जी, इसको इग्नोर यहां इसकी कंपैरिजन में। तो फॉर्मूला बना तुम्हारे पास में P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल N2 अपॉन N1, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, किसका? सॉल्यूट का, और ये किसका? सॉल्वेंट का। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल W2 M2 M1 W1। कर दो वैल्यू पुट।
पी नॉट कितना 23.75, पी एस नहीं पता, पी नॉट फिर से वही, W2 5, M2 60, M1 18, W1 95। फाइंड क्या करना है, PS। सारी वैल्यू पता है, यस। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके PS इक्वल इतना mm कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बच्चों, करो नोट डाउन जल्दी से, सारे करो। मिटा दे। मिटा दिया। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे दें, कर लोगे? तो देखो क्वेश्चन, an aqueous solution of 2% non-volatile, an aqueous solution of 2% non-volatile, नाम यहां नहीं दिया सॉल्यूट का, हमें नहीं पता क्या है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exert a pressure of 1.004 bar at 100 degrees Celsius. What is the molar mass of solute? करो जल्दी। खत्म, इसका टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूट नहीं पता आपको, सॉल्वेंट मैं ही कर देता हूं, तुम टाइम ज्यादा लगाओगे बच्चों। देखो जरा, सॉल्यूट कितना 2 ग्राम, सॉल्वेंट तो H2O है, ये रहा एक्वस, तो ये कितना हो गया 98 ग्राम। ये W2 हो गया, ये W1 हो गया, नहीं पता। M1 18 ग्राम पर मोल। ठीक, अब फाइंड क्या करना है आपको, मोलर मास निकालना है। ये रहा मोलर मास निकालना है इसका। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल काई2। काई2 क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1। फिर से वही बात जो बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसका योगदान बहुत कम है, सो इट कैन बी इग्नोर, नेग्लेक्टेड। ये खत्म। तो काई2 इक्वल N2 अपॉन N1, इसको उठा के यहां रखो। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल N2 अपॉन N1। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ये राज, ठीक। अब चलते शुरू से। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% इतना। तो ये जो तुम्हें प्रेशर दिया है ये किसका दिया है, जल्दी बताओ। तो ये दिया है सॉल्यूशन का, पी एस इक्वल 1.004 बार। पढ़ दो, सॉल्यूशन का दिया, क्योंकि 2% सॉल्यूट ऐड हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना। ठीक है, तो फिर पी नॉट कितना होगा, तो पी नॉट होगा 1.013 बार। तो इतने बार के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 180 1.013। तो पी नॉट की जगह पर कितना पुट करोगे, 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 इक्वल W2 2, M2 नहीं पता, M1
M1 18, W1 98। फाइंड किसको करना है? M2 को। तो M2 इक्वल इतने ग्राम पर मोल। ठीक है, करो। लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से करो इसको। एक क्वेश्चन और कर लें या तुम कर लोगे घर से? तुम कोशिश करना। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास। कैलकुलेट द मोलर मास नहीं, इस बार मास ले लो आप। कैलकुलेट द मास या कैलकुलेट द वेट ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास, mm इज द मोलर मास, याद रखना मोलर मास, ठीक है, इक्वल 40 पर मोल। एक सॉल्यूट है जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूट है जिसका मोलर मास हमें दिया है लेकिन हमें मास नहीं पता और वही पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम of octane to reduce its vapor pressure to 80%। बस इतना सा क्वेश्चन है, समझाता हूं। मोलर मास निकालना यानी तुम्हारे पास में एक सॉल्यूट है जिसका नाम नहीं जानते हैं, उसको डिसॉल्व किया जाता है ऑक्टेन में, प्लस ऑक्टेन, ऑक्टेन बन जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। ये कह रहा है कि कितना सॉल्यूट, एक बात जानते हो कि सॉल्यूट को, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हो, वोलेटाइल जो वेपर में जल्दी चेंज हो जाए, तो उनकी वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसे हम RLVP बोल रहे थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। तो कमी आएगी, जरूर आएगी। तो ये कह रहा है कि ये जो ऑक्टेन है, ये ऑक्टेन, इसमें ये जो ऑक्टेन है इसमें कितना सॉल्यूट मिलाएं, कितना सॉल्यूट मिलाएं ताकि उसकी वेपर प्रेशर घट के इतनी रह जाए, 80% रह जाए, ठीक है। तो W2 नहीं पता, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जरा, थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, क्या गलती है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कैलकुलेट करना है हमें इसका मास, W2 इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। M2 दिया है 40 ग्राम पर मोल। फिर से क्लियर करता हूं क्वेश्चन, पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ऑक्टेन CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ये एल्केन का फॉर्मूला है। ऑक्टेन मतलब कार्बन 8, तो ये हो जाएगा C8H18, ठीक है ना, CnH2n प्लस 2, तो इतना आ जाएगा। तो इसका जो वेट है वो दे रखा है तुम्हें, यानी W1 दे रखा है 114 ग्राम, तो इसका मोलर मास भी 114 ग्राम पर मोल आएगा। तुम्हें करना है पूरा, मैं बस समझा रहा हूं। तो ये कह रहा है कि इसमें कितना सॉल्यूट मिलाया जाए ताकि इसकी वेपर प्रेशर 80% घट जाए, 80% घट जाए। ऑक्टेन है, उसमें वेपर प्रेशर बन रही है, हम ये बन रही। अब इस वेपर प्रेशर में, इस ऑक्टेन में कितना सॉल्यूट मिलाएं ताकि इसकी वेपर प्रेशर में 80% की कमी आ जाए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? P0 PS P0 Chi2, और Chi2 क्या होता है? Chi2 क्या होता है? N2 अपॉन N1 प्लस N2, रफली सा कर रहा हूं बस। तो N2 वेरी वेरी लेस देन N1, इसको इग्नोर कर देंगे, तो N2 अपॉन में N1,
ठीक है। तो वो फाइनली फॉर्मूला आएगा निकल के तुम्हारे पास में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में एस है इक्वल W2 M2 M1 है ये M1 W1। तो पी नॉट प्योर वेपर प्रेशर 100% है तो 100, पी एस कितनी घट गई 80%, कितनी थी 100 थी। W2 कितना, W2 नहीं पता, M2 40 इंटू M1 114 114 ठीक है। अब ये बचा 20 100 W2 40 0.20 W2 40 W2 8 ग्राम, ये आ गया जी 8 ग्राम तुम्हारा आंसर। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसमें कुछ बुक्स में आंसर 10 ग्राम दे रखा है। अब वो 10 ग्राम कैसे आया, तो वो 10 ग्राम ऐसे आया कि ये फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल N2 अपॉन में N1 प्लस में N2। ये है, मैंने N2 को यहां नेग्लेक्ट कर लेकर चल रहा हूं हर क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर तुम यहां नेग्लेक्ट नहीं करते हो, इस N2 को कैलकुलेट करते हो, तो तुम्हारा जो W2 होगा वो कितना आ जाएगा 10 ग्राम। तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर में कोई रोल नहीं है, वो वेपर प्रेशर में चेंज ही नहीं हो रहा। तो चेंज नहीं हो रहा तो फिर मैंने यूज ही नहीं किया, तो इसलिए 8 ग्राम सही ये भी है, सही ये भी है। तो कोई सा आप कर लें, आपको नंबर पूरे मिलेंगे इस पर भी और इस पर भी। ठीक है। अब इस टॉपिक को यहीं पर एंड करूंगा मैं। अगला जो चैप्टर होगा, अगली जो क्लास होगी, कल वीडियो अपलोड होगी और उसमें चलेगा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, बोर्ड क्लास है तुम्हारी। और बाय।